प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वह है यूरोप महाद्वीप की जलवायु के बारे में जो हमारी चर्चा चल रही है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं यूरोप की जलवायु, अर्थात इससे पहले हमने आपसे जो चर्चा की थी वह हमारा चर्चा का विषय था। उस विषय की यदि हम आपसे बात करते हैं तो हमारा चर्चा का विषय था उस समय जो यूरोप महाद्वीप है, उस यूरोप महाद्वीप के हम ड्रेनेज के बारे में हमने आपसे बात की थी। यूरोप महाद्वीप के अपवाह के बारे में हमने आपसे बात की थी। तो आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे बात करते हैं जो यूरोप महाद्वीप है, उस यूरोप महाद्वीप की जलवायु के बारे में कि यूरोप महाद्वीप की जो जलवायु है वो किस प्रकार से निर्धारित होती है या इस स्थलखंड को किस प्रकार से निर्धारित करती है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। जो हमारे पास में यानी जो बीए पार्ट है, जो हमारा यानी थर्ड का जो टॉपिक है, हम आपसे बात कर रहे हैं बीए पार्ट थर्ड, जो हमारा पेपर का नाम है वर्ल्ड रीजनल वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, यह है टॉपिक है हमारे पास में। तो हम आपसे बात कर रहे हैं यानी वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी। और जो पेपर है यह है पेपर है हमारे पास में कौन सा, फर्स्ट। देखिए, हम आपसे फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं। जो बीए थर्ड का टॉपिक है उसकी हम बात करें, यह है बीए थर्ड का हमारा टॉपिक है, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी है ये, यानी जिसकी हम आपसे बात कर रहे हैं। यह फर्स्ट पेपर है, बीए पार्ट थर्ड का टॉपिक है। ये किसका टॉपिक है? यह हमारे पास में जो बीए पार्ट, जो हमारा तृतीय वर्ष है, अंतिम वर्ष है, इसका टॉपिक है। प्यारे विद्यार्थियों, उसके हम आपसे बात कर रहे हैं बीए पार्ट थर्ड के टॉपिक है। देखिए, हम आपसे बात करें कि यह जो टॉपिक है इसकी हम आपसे बात कर रहे हैं कि इसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा यूरोप क्लाइमेट, यूरोप जलवायु। हम आपसे बात कर रहे हैं यूरोप किसकी, जलवायु की। हम यूरोप जलवायु की आपसे बात कर रहे हैं कि यूरोप महाद्वीप की जो जलवायु है इसके निर्धारण की हम आपसे बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसका निर्धारण होता है। देखिए, यूरोप क्लाइमेट, देखिए यूरोप महाद्वीप का क्या क्लाइमेट, यूरोप महाद्वीप की जलवायु। हम बात करते हैं कि जो यूरोप महाद्वीप है यह यूरोप महाद्वीप शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है।
कौन से कटिबंध में स्थित है? यूरोप महाद्वीप शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यदि हम बात करें कि यूरोप महाद्वीप जब शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, अर्थात शीतोष्ण कटिबंधीय अपने स्थिति को रखता है, तो यूरोप महाद्वीप की जो जलवायु है वह यूरोप महाद्वीप की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। यदि हम जो रूसीय यूरोप को छोड़ दें, तो रूसीय यूरोप को छोड़ करके यूरोप महाद्वीप की जो जलवायु आती है, यदि उस जलवायु की यदि हम आपसे बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारे पास में मुख्य रूप से शेष यूरोप स्थलखंड की जलवायु हमारे पास में आती है शीतोष्ण कटिबंधीय, अर्थात उत्तरी जो यूरोप महाद्वीप है, उस उत्तरी यूरोप महाद्वीप की यदि हम आपसे बात करते हैं, तो उत्तरी यूरोप महाद्वीप की जलवायु हमारे पास में आ रही है शीत कटिबंधीय, क्योंकि वहाँ पर यूरोप महाद्वीप की जलवायु पर ध्रुवीय प्रभाव क्या होता है? ध्रुवीय प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यदि हम ध्रुव उत्तर की बात करते हैं, ध्रुव उत्तर का मतलब यदि हम सुदूर उत्तर की बात करते हैं, जिसमें आपका नॉर्वे है, जिसमें आपका स्विट्जरलैंड है, जिसमें आपका स्वीडन है, इसी के साथ साथ यदि हम आप बात करते हैं फिनलैंड है, रूस का थोड़ा भाग है, यानी ये सारे आर्कटिक वृत्त में आते हैं। किस में आते हैं? ये सारे आर्कटिक वृत्त में आते हैं, अर्थात यहाँ पर जो पाई जाने वाली जो जलवायु है, यह जलवायु कौन सी है? यह जलवायु शीत कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है ना? तो हम कॉमन रूप से यदि आपसे बात कर ले और फैक्चुअल चीज़ों पर चल ले, तो हमारे पास में आता है कि यूरोप महाद्वीप अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु रखता है। यानी हम आपसे बात कर रहे हैं कि अधिकांशतः तो हम बात कर रहे हैं अधिकांशतः कौन सी जलवायु रख रहा है? अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय। कौन सी? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्या है? रखता है। क्या कौन रखता है? यूरोप महाद्वीप अधिकांशतः कौन सी जलवायु रखता है? यूरोप महाद्वीप अधिकांशतः यानी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु रखता है। सुदूर उत्तरी यूरोप में अर्थात कहाँ पर? अर्थात आर्कटिक वृत्त,
अर्थात आर्कटिक वृत्त, अर्थात आर्कटिक वृत्त। कौन सा वृत्त? आर्कटिक। आर्कटिक वृत्त में शीतकटिबंधीय, जलवायु पाई जाती है। देखिए, यानी सुदूर उत्तरी यूरोप में अर्थात आर्कटिक वृत्त में कौन सी जलवायु पाई जाती है? अर्थात वहाँ पर शीतकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यदि हम सुदूर उत्तरी यूरोप की बात करें, किसकी बात करें? यदि हम सुदूर उत्तरी यूरोप की बात करें तो देखिए, यदि यहाँ की हम बात कर लेते हैं आपसे कि सुदूर जो उत्तरी यूरोप है, यदि यहाँ की यदि हम बात करते हैं तो देखिए आप, यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है, यहाँ की जलवायु की यदि हम आपसे बात करते हैं तो देखिए, यहाँ की जलवायु है, यहाँ अपने पास में कौन कौन से देश आ गए? यहाँ जो अपने पास में जो देश आ रहे हैं, यदि उनकी बात करें तो हमारे पास में कौन सा देश आ गया? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इसके अलावा अपने पास में क्या आ गया? अपने पास में आ गया फिनलैंड, उत्तरी रूस आदि इसके अंतर्गत आते हैं। यानी आदि इसके अंतर्गत आ रहे हैं। इन देशों में क्या पाई जाती है? इन देशों में शीतकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, शीतल जलवायु पाई जाती है। अर्थात जो यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप की जलवायु पर अक्षांशीय विस्तार के साथ साथ, यदि हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार के साथ साथ हम आपसे बात कर रहे हैं कहाँ की? हम आपसे बात कर रहे हैं स्थलीय प्रभाव और सागरीय प्रभाव भी यहाँ की जलवायु पर पाया जाता है। यानी यूरोप महाद्वीप के जलवायु की यदि हम बात करते हैं तो यूरोप महाद्वीप की जलवायु पर अक्षांशीय प्रभाव तो पाया जाता ही पाया जाता है, अक्षांशीय प्रभाव तो पाया जाता ही पाया जाता है। अक्षांशीय प्रभाव के साथ साथ एक स्थलीय प्रभाव, दूसरा सागरीय प्रभाव पाया जाता है। यानी जो यूरोप महाद्वीप के आंतरिक भाग हैं, यानी यूरोप स्थलखंड के जो आंतरिक भाग हैं, उन आंतरिक भागों की जलवायु विषमता लिए हुए पाई जाती है, और जो तटीय भाग हैं उन तटीय भागों की जलवायु क्षमता लिए हुए पाई जाती है। किसी भी देश या किसी भी महाद्वीप की जलवायु पर सागरीयता का प्रभाव और स्थलीयता का प्रभाव, यानी महाद्वीपीयता का प्रभाव और महासागरीयता का प्रभाव तो स्पष्ट रूप से क्या होता है? स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। हम ये कह सकते हैं कि वहाँ की जलवायु पर इस प्रकार का प्रभाव तो स्पष्ट रूप से क्या होता है? स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। जब स्पष्ट रूप से वहाँ की जलवायु पर प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, यदि वहाँ की जलवायु पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, तो हम ये कह सकते हैं आपसे प्यारे विद्यार्थियों कि जब एक स्थल खंड विशेष की जलवायु पर यदि समतायुक्त जलवायु दिखाई देती है तो वहाँ की जलवायु पर सागरीयता का प्रभाव महाद्वीपीयता की तुलना में अधिक दृष्टिगोचर होता है। और यदि विषमता युक्त जलवायु है, यदि कठोरता युक्त जलवायु है, तो वहाँ की जलवायु पर
यानी सागरीयता के वनिस्पत महाद्वीपीयता का प्रभाव वहाँ पर क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। हम ये कह सकते हैं वहाँ की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं जो हमारे पास में यानी कई सागर हैं, जो आपका यूरोप महाद्वीप है, इसके आंतरिक भागों में काफ़ी सागर हैं, जिसमें जैसे बाल्टिक सागर है, जैसे उत्तरी सागर है, जैसे श्वेत सागर है, जैसे बेरेंट्स सागर है, जैसे एड्रियाटिक सागर है, जैसे एजोव सागर है। ऐसे हम कई सागरों की आपसे बात करते हैं कि यूरोप महाद्वीप की जलवायु पर मैक्सिमम अधिकांशतः समता युक्त प्रभाव यानी सागरीय प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। यूरोप स्थल खंड के आंतरिक भागों में भी सागर पाए जाते हैं, तो सागरीयता का प्रभाव क्या होता है, सागरीयता का प्रभाव दिखाई देता है। हम मुख्य रूप से आपसे बात कर रहे हैं कि यूरोप जो महाद्वीप है वह यूरोप महाद्वीप की जलवायु पर कौन सा प्रभाव दिखाई देता है, सागरीयता का प्रभाव दिखाई देता है। अर्थात जिस देश की या जिस स्थल खंड की जलवायु पर कौन सा प्रभाव दिखाई देता है, सागरीयता का प्रभाव दिखाई देता है। उस देश या उस महाद्वीप की जलवायु समता युक्त होती है तथा वार्षिक और दैनिक तापांतर कम पाया जाता है। अर्थात वार्षिक और दैनिक तापांतर का जो अंतर होता है, यानी जो बीच का जो गैप होता है, वो बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि सर्दियों की ऋतु में अधिक कठोरता नहीं होती है और गर्मियों की ऋतु में अधिक क्या नहीं होती है, अधिक विषमता नहीं होती है। ठीक है ना। इसी प्रकार तो इसी प्रकार से यदि हम आपसे बात करें कि वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ की जलवायु पर इस प्रकार का प्रभाव क्या होता है, इस प्रकार का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो जिस महाद्वीप या जिस देश की यदि हम जलवायु की यदि आपसे बात करते हैं, यदि उसकी जलवायु के बारे में यदि हम आपसे बात करें, तो मुख्य रूप से यह दृष्टिगोचर होता है, यह दृष्टिगोचर होता है क्या कि जिस देश या जिस महाद्वीप की जलवायु पर यानी मुख्यतः यानी स्पष्टतः यदि यह प्रभाव पाया जाता है, कौन सा प्रभाव, यदि सागरीयता का प्रभाव पाया जाता है और सागरीयता के प्रभाव के कारण से उस देश की जो जलवायु होती है, उस देश की जलवायु से वहाँ के तापमान की स्थितियाँ भी निर्धारित होती हैं। यदि वहाँ की जलवायु पर इस प्रकार का प्रभाव पाया जाता है, जब इस प्रकार के प्रभाव की यदि हम आपसे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हेलो, तो मुख्य रूप से हम बात करते हैं कि वहाँ पर इस प्रकार का प्रभाव हमारे को दिखाई देता है। जब इस प्रकार का प्रभाव वहाँ पर दिखाई देता है तो हम ये कह सकते हैं आपसे कि इस प्रकार की स्थिति यूरोप महाद्वीप में देखने को मिलती है। ठीक है ना, यूरोप महाद्वीप में देखने को मिलती है। लेकिन इसके विपरीत यानी हम यूरोप के कुछ आंतरिक भागों में चलते हैं तो वहाँ की जलवायु पर महाद्वीपीयता का प्रभाव, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट दिखाई देता है। और जहाँ पर महाद्वीपीयता का प्रभाव दिखाई देता है वहाँ पर जलवायु में क्या पाई जाती है, वहाँ पर जलवायु में विषमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, वहाँ पर जलवायु में विषमता पाई जाती है, विषमता युक्त वहाँ की जलवायु पाई जाती है। दैनिक और वार्षिक तापांतर में अधिक अंतर मिलता है। यानी हम मुख्य रूप से बात करें, जो वायु दाब की पेटियाँ होती हैं, अर्थात वायु दाब की पेटियाँ सूर्य की स्थिति के अनुसार उनका खिसकाव होता है। तो वायु दाब की पेटियों की यदि हम आपसे बात करते हैं कि जो वायु दाब पेटियाँ हैं, देखिए वायु दाब पेटियाँ, वायु दाब पेटियाँ
सूर्य की स्थिति के अनुसार, वायुदाब पेटियां सूर्य की स्थिति के अनुसार क्या रखती हैं? खिसकाव की क्या रखती हैं? प्रवृत्ति रखती हैं। किसकी प्रवृत्ति रखती हैं? खिसकाव की प्रवृत्ति रखती हैं। खिसकाव की प्रवृत्ति रखती हैं। खिसकाव की प्रवृत्ति रखती हैं, अर्थात खिसकाव की प्रवृत्ति रखती है, यानी 10 डिग्री तक, कितने डिग्री तक? 10 डिग्री अक्षांश तक, अर्थात बात करें आपसे, अर्थात शीत ऋतु व ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु व ग्रीष्म ऋतु में 10 डिग्री अक्षांश तक, यानी कहाँ तक? 10 डिग्री अक्षांश तक दस डिग्री अक्षांश तक खिसकाव पाया जाता है। कितना खिसकाव पाया जाता है? 10 डिग्री तक क्या पाया जाता है? खिसकाव पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि जब 10 डिग्री तक इनमें खिसकाव पाया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो वायुदाब की पेटियां हैं ना, उनमें सीजनल परिवर्तन होता है, उनमें ऋत्विक परिवर्तन होता है, यानी गर्मी की ऋतु में और सर्दी की ऋतु में उनसे उत्तर से दक्षिण की ओर कितना खिसकाव हो जाता है? 10 डिग्री तक का उनमें क्या दिखाई देता है? खिसकाव दिखाई देता है, जिसका प्रभाव किस पर पड़ता है? जिसका प्रभाव यूरोप की जलवायु पर पड़ता है। और जिसके हम प्रभाव की बात करें, जिसका प्रभाव किस पर पड़ता है? जिसका प्रभाव यूरोप की जलवायु पर दृष्टिगोचर होता है। क्या होता है? यानी यूरोप की जलवायु पर दृष्टिगोचर होता है। ठीक है ना? यानी खिसकाव पाया जाता है। ठीक है जी। अब देखिए, यानी यूरोप की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यूरोप की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है जी। हम आपसे बात कर रहे हैं कि यूरोप ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो यूरोप की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, देखिए आप, यदि हम जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की यदि आपसे बात करते हैं तो हमारे पास में जो पहला कारक आता है उसकी यदि हम आपसे बात करें तो वह कारक आता है कौन सा? वह कारक आता है अक्षांशीय स्थिति। नंबर 2 आता है स्थल एवं
जल का प्रभाव। नंबर 3 का जो कारक आता है स्थल एवं जल का प्रभाव, वायु दाब की पेटियों का स्थानांतरण। ठीक है, अगला आता है वायु दाब पेटियों का स्थानांतरण। नंबर 4, यदि मैं नंबर 4 की आपसे बात करूं कि नंबर 4 पर हम बात करते हैं कि अल्पाइन पर्वतीय यानी जो है अल्पाइन पर्वतों की स्थिति, यानी दक्षिणी यूरोप के अल्पाइन पर्वतों की स्थिति, क्या स्थिति, देखिए हम आपसे बात कर रहे हैं क्या, सबसे पहले हम आपसे बात कर रहे हैं अक्षांशीय स्थिति। अभी हमने कहा था कि जैसे जैसे हम उत्तरी अक्षांश की ओर जा रहे थे, यानी हेमिस्फीयर की ओर हम जा रहे थे, अर्थात हम उत्तरी गोलार्ध की ओर जा रहे थे, तो जैसे जैसे हम गोलार्ध की ओर जा रहे थे वैसे वैसे यदि हम बात करते हैं वैसे वैसे जलवायु में क्या आ रहा था, वैसे वैसे जलवायु में हमारे को परिवर्तन दिखाई दे रहा था। ठीक है ना, जैसे जैसे हमारे को जलवायु में परिवर्तन दिखाई दे रहा था प्यारे विद्यार्थियों, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही हम उत्तर की ओर जा रहे थे यूरोप महाद्वीप में, तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु से हम शीत कटिबंध जलवायु की ओर हम क्या कर गए, हम गमन कर गए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यदि हम मध्य अक्षांशों में हैं, तो जो मध्य अक्षांशों की जो हमारे पास में क्या पाई जाती है, जो जलवायु पाई जाती है, और जो शीतोष्ण जो यानी उत्तरी अक्षांशों की जलवायु पाई जाती है, उसमें काफ़ी अंतर हमारे को देखने को मिलता है। क्या मिलता है, हमारे को काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। जब हमारे को काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक महाद्वीप विशेष या एक देश विशेष की जो अक्षांशीय स्थिति होती है, यह अक्षांशीय स्थिति भी क्या करती है, यह अक्षांशीय स्थिति भी प्रभावित करने का कार्य करती है, एक स्थान विशेष की जलवायु का निर्धारण करने का कार्य करती है। आगे आता है स्थल एवं जल का प्रभाव। अभी भी हमने बताया था कि स्थलीय प्रभाव जलवायु में विषमता लाने का कार्य करता है और जलीय प्रभाव जलवायु में समता लाने का कार्य करता है। जिस देश या जिस स्थल खंड के पास की यदि हम आपसे बात करते हैं, वहाँ की जलवायु संबंधी यदि हम विशेषताओं की बात करते हैं, तो वहाँ पर यदि समता युक्त जलवायु पाई जाती है, अर्थात वहाँ की जलवायु पर सागरीय प्रभाव यदि हमारे को दिखाई देता है, कौन सा प्रभाव दिखाई देता है, यदि वहाँ की जलवायु पर हमारे को कौन सा प्रभाव दिखाई देता है, यदि वहाँ की जलवायु पर हमारे को सागरीय प्रभाव दिखाई देता है, तो वहाँ की जलवायु में जो विषमता संबंधी जो कारक है, जो विषमता संबंधी कारक है, वह विषमता संबंधी कारक वहाँ पर दृष्टिगोचर नहीं होता है, क्योंकि विषमता संबंधी कारक का जो अंतर तापमान संबंधी अंतर पाया जाता है, वायुदाब संबंधी अंतर पाया जाता है, यानी जो भौतिक विशेषताओं संबंधी अंतर पाया जाता है, वह अंतर वहाँ से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं जो स्थलीय और जलीय प्रभाव है वो जलवायु की स्थिति को क्या करता है,
निर्धारित करने का कार्य करता है। इसी के साथ साथ यदि हम आपसे बात करते हैं, अगला जो हमारे पास में आ रहा है वायु दाब पेटियों का स्थानांतरण, यानी जो वायु दाब की पेटियां हैं, यानी वो सूर्य की उत्तरायण और सूर्य की जो दक्षिणायन स्थितियां होती हैं उन स्थितियों के अनुसार क्या होती हैं, यानी उन्हीं स्थितियों के अनुसार ये इनका किस काल होता रहता है, यानी सूर्य की जो उत्तरायण स्थिति होती है और सूर्य की जो दक्षिणायन स्थिति होती है उसी स्थिति का यानी ये अनुसरण करती हैं और उसी स्थिति का अनुसरण करने के कारण से यह क्या होती रहती हैं, यह प्रभावित होती रहती हैं। कौन सी स्थितियाँ हम बात करते हैं, सूर्य की अक्षांशीय स्थितियाँ और सूर्य की जो अक्षांशीय स्थितियाँ और जो देशांतरीय स्थितियाँ हैं। इसी के साथ साथ यदि मैं सूर्य की स्थिति की आपसे बात करूं कि वायु दाब की पेटियां यानी तापमान के मध्य और वायु दाब के मध्य विलोमानुपाती संबंध होता है। यदि हम ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में स्थल पर निम्न दबाव होता है, उच्च तापमान होता है। इसका मतलब ग्रीष्म ऋतु में हवाओं का आगमन यानी महासागरीय भाग से स्थलीय भाग की होता है और शीत ऋतु में स्थल पर उच्च दबाव बन जाता है। और इसी के साथ साथ यदि हम बात करते हैं, जब उच्च दबाव बन जाता है तो हवाओं का बहने का जो प्रभाव होता है वो स्थल से जल की ओर हो जाता है, तो स्थलीय और जलीय प्रभाव भी प्रभावित करता है। इसी के साथ साथ वायु दाब की पेटियों का स्थानांतरण हो जाता है। दक्षिणी यूरोप के अल्पाइन पर्वतमाला की स्थिति, अर्थात एक देश विशेष की जलवायु को निर्धारित करने में, वहाँ के वर्षा को निर्धारित करने में, यानी वहाँ के पर्वतों की स्थिति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दक्षिणी यूरोप में जो हम तीसरा भू आकृतिक या भूभौतिक प्रदेश पढ़ के आ रहे थे, यानी दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश, आल्प्स के नाम पर इनका नाम क्या पड़ा था, आल्प्स के नाम पर इनका नाम अल्पाइन पड़ा था। क्या पड़ा था, आल्प्स के नाम पर इनका नाम अल्पाइन पड़ा था। इसके पीछे का यदि हम कारण की आपसे प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं तो हमारे पास में मेजर जो फैक्टर, मुख्य जो कारक ये आता है कि दक्षिणी भाग में पर्वतीय स्थिति होने के कारण से यह पर्वतमालाएँ यानी यूरोप की जलवायु को क्या करती हैं, यूरोप की जलवायु को प्रभावित करने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। अर्थात यूरोप की शीतकालीन और यूरोप की ग्रीष्मकालीन जो जलवायु संबंधी दशाएं हैं, यानी यूरोप की कौन सी, यूरोप की शीतकालीन एवं यूरोप की जो ग्रीष्मकालीन जो जलवायु संबंधी दशाएं हैं, उन जलवायु संबंधी दशाओं में क्या पाया जाता है, जलवायु संबंधी दशाओं में अंतर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जलवायु संबंधी दशाओं में अंतर पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ऋतुओं का तापमान, यानी ग्रीष्म ऋतु का तापमान और कौन सी ऋतु का तापमान, शीत ऋतु का तापमान। एक तरफ तो हम आपसे बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु के तापमान की, दूसरी तरफ हम आपसे बात करते हैं कौन सी ऋतु के तापमान की, हम आपसे बात करते हैं शीत ऋतु के तापमान की। तो हमारे पास में दोनों ही ये जो ऋतुएँ हैं, इन दोनों ही ऋतुओं के तापमान में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। तापमान में अंतर पाया जाता है, वायु दाब में अंतर पाया जाता है, हवाओं की दिशा और गति में अंतर पाया जाता है, और इसी के साथ साथ हमारे पास में किस में अंतर पाया जाता है, हमारे पास में जो वृषण होता है ना, वर्षा यानी रेनफॉल, उसमें भी क्या पाया जाता है, उसमें भी अंतर पाया जाता है, उसमें भी अंतर दिखाई देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जलवायु का जो निर्धारण है, जलवायु का जो निर्धारण है वो हम किसके आधार पर करेंगे, जलवायु का निर्धारण हम ऋतुओं के आधार पर करेंगे कि दो प्रकार की जो ऋतुएँ हैं उनमें हम अलग अलग जो मौसमी दशाएँ हैं हम उनके बारे में क्या करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। हम देख रहे थे कि किस प्रकार से जो ऋत्विक चेंज है वह ऋत्विक चेंज प्रभावित करता है किसको, हम आपसे बात कर रहे थे कि जो ऋत्विक चेंज है वो प्रभावित करता है जलवायु को किसके आधार पर। यदि हम आपसे बात करते हैं कि वह जिस प्रकार से यानी तापमान के आधार पर, यानी एक ऋतु से जो दूसरी ऋतु होती है यानी उसमें किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, किसका,
हम बात कर रहे हैं प्रभाव पड़ता है वहाँ की जलवायु पर, यानी तापमान का प्रभाव, वर्षा का प्रभाव, हवा के घर्षण का प्रभाव। और इसी के साथ साथ यदि हम आपसे बात करते हैं जो हमारे पास में प्रभाव पड़ता है वह है वायु दाब का प्रभाव। आदि प्रभाव ऋतु के अनुसार पड़ता है। तो हम सबसे पहले आपसे बात करते हैं कौन सी ऋतु की? हम आपसे सबसे पहले बात करते हैं शीत ऋतु की। कौन सी ऋतु की बात करते हैं? हम सबसे पहले आपसे बात कर रहे हैं शीत ऋतु की, कि जो शीत ऋतु है वो किस प्रकार से जलवायु को प्रभावित करने का कार्य करती है। तो देखिए, हम सबसे पहले शीत ऋतु की आपसे बात करते हैं। कौन सी ऋतु की बात कर रहे हैं? हम आपसे बात करते हैं शीत ऋतु की, यानी 1 नंबर पर हम आपसे बात करते हैं कि शीत ऋतु में हम कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे कि शीत ऋतु में किस प्रकार से जलवायु प्रभावित होती है। उसकी बात करते हैं तापमान के आधार पर, तापमान के साथ साथ हम बात करते हैं वायुदाब के आधार पर, वर्षण के आधार पर, हवाओं के घर्षण के आधार पर, आदि के आधार पर। तो हमारे पास में जो सबसे पहला जो बिंदु आ रहा है वह आ रहा है शीत ऋतु का तापमान। हम तापमान की आपसे बात करें कि शीत ऋतु का जो तापमान है वह तापमान किस प्रकार से प्रभावित करता है, यानी किसी स्थान विशेष की जलवायु को। तो देखिए, यानी अक्षांशीय स्थिति की हम बात करें तो अक्षांशीय स्थिति के अनुसार यूरोप महाद्वीप के दक्षिणी भाग का तापमान अधिक रहता है तथा उत्तरी भाग का तापमान कम रहता है, बिलो रहता है। इसके पीछे के हम कारण की बात करते हैं कि जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाएंगे वैसे वैसे यूरोप महाद्वीप की जलवायु पर कौन सा प्रभाव आता जाएगा? यूरोप महाद्वीप की जलवायु पर, यानी जो शीतलता का प्रभाव है, जो ध्रुवीय प्रभाव है, वो ध्रुवीय प्रभाव दृष्टिगोचर होता जाएगा। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जो शीत ऋतु है वह शीत ऋतु का जो यानी दक्षिण यूरोप महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग का तापमान है वह दक्षिणी भाग का तापमान क्या रहता है? अधिक रहता है वनिस्पत उत्तरी भाग की तुलना में, क्योंकि उत्तरी भाग में धीरे धीरे ध्रुवीय प्रभाव दृष्टिगोचर होने के कारण से तापमान में वेरिएशन, तापमान में भिन्नता और तापमान में क्या पाया जाता है? तापमान में अंतर पाया जाता है। यदि हम बात करते हैं जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, उस भूमध्य सागरीय क्षेत्र में 0 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य तापमान पाया जाता है। अर्थात हम कुछ फैक्चुअल चीज़ों के तापमान में बात कर लेते हैं कि यूरोप महाद्वीप क्या यूरोप महाद्वीप के दक्षिणी भाग का तापमान उत्तरी भाग की तुलना में अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। कहाँ? यदि हम बात करें कि यूरोप महाद्वीप के दक्षिणी भाग का तापमान उत्तरी भाग की तुलना में क्या पाया जाता है? उत्तरी भाग की तुलना में अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उत्तरी भाग की तुलना में क्या पाया जाता है? उत्तरी भाग की तुलना में अधिक पाया जाता है, क्योंकि यदि हम उत्तरी भाग की ओर चलते हैं
तो यूरोपीय महाद्वीप की जो जलवायु है उस पर ध्रुवीयता का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। कौन सा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? यानी यूरोप महाद्वीप की जलवायु पर यानी जो प्रभाव दृष्टिगोचर होता है वह प्रभाव दृष्टिगोचर होता है कौन सा? यानी यूरोप महाद्वीप की जलवायु पर यानी ध्रुवीय प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। हम बात करें भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र का जो औसत तापमान है, देखिए यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र का जो औसत तापमान है, औसत भूमध्य सागरीय क्षेत्र का कौन सा तापमान? भूमध्य सागरीय क्षेत्र का औसत तापमान। कौन सा तापमान? भूमध्य सागरीय क्षेत्र का औसत तापमान कितना रहता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र का औसत तापमान यानी 0 डिग्री से 10 डिग्री है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। क्या? यानी 10 डिग्री से 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के क्या रहता है? यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। किसके मध्य रहता है? इस डिग्री के मध्य रहता है। हम मुख्य रूप से आपसे बात करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम आपसे प्यारे विद्यार्थियों बात करें कि इसके अलावा यदि हम आपसे बात करते हैं तो हम मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं आपसे कि यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है, तब यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है तो हम जैसे जैसे उत्तर की ओर जाते हैं वैसे ठंडी हवाओं के प्रवेश होने से तापमान यानी जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम यूरोप महाद्वीप में उत्तर की ओर जाते हैं वैसे वैसे क्या हो जाता है? ठंडी हवाओं का प्रवेश हो जाता है। यानी जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाएंगे तो उत्तर की ओर जाने पर यानी जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में उत्तर की ओर जाने पर यूरोप महाद्वीप में उत्तर की ओर जाने पर यानी यूरोप महाद्वीप में उत्तर की ओर जाने पर शीतल हवाओं के प्रवेश से तापमान हिमांक बिंदु तक क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंच जाता है? यह तापमान कहाँ तक पहुंच जाता है? हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है। यानी जैसे ही ठंडी हवाओं का प्रवेश हुआ, ठंडी हवाओं ने टेम्परेचर को, तापमान को गिरा दिया। गिरा देने के कारण से उस स्थल खंड का, उस भाग का टेम्परेचर क्या हो गया? हिमांक बिंदु से नीचे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? हिमांक बिंदु से नीचे पहुंच गया। अर्थात
यदि हम बात करें आपसे अर्थात तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। कितना गिर जाता है? -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या हो जाता है? -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। क्या हो जाता है? -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर क्या हो जाता है? टेम्परेचर गिर जाता है, क्योंकि ठंडी हवाओं का प्रवेश होता है। यूरोप महाद्वीप के उत्तरी और पूर्वी भाग में इस प्रकार की स्थितियां पाई जाती हैं यानी इस प्रकार की स्थितियां पाई जाती हैं। देखिए, यूरोप महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी तट है, उस पर उत्तरी अटलांटिक जो ड्रिफ्ट है, उत्तरी अटलांटिक जो ड्रिफ्ट है यानी गर्म जलधारा है। तो यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण से, किसके कारण से? उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण से वहाँ पर क्या पाया जाता है? वहाँ पर यदि हम मुख्य रूप से आपसे बात करते हैं, वहाँ पर इस प्रकार की दशाएं नहीं बनती हैं, वहाँ का टेम्परेचर नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि जो यूरोप महाद्वीप का पश्चिमी तट है, वहाँ पर उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट यानी गर्म जलधारा बहती है। वह गर्म जलधारा वहाँ के टेम्परेचर को डाउन नहीं होने देती है, कम नहीं होने देती है। इस कारण से वहाँ का तापमान अधिक नहीं गिरता है और पश्चिमी तट और यानी यूरोप महाद्वीप का जो पश्चिमी तट है, वो पश्चिमी तट सर्दी की ऋतु में भी नहीं जमता है। इस कारण से आवागमन के लिए यह मार्ग हमेशा क्या रहता है? आवागमन के लिए यह मार्ग हमेशा खुला रहता है। और हम बात करें कि पूरब की ओर बढ़ने पर आंतरिक भागों में स्थलीय शीतल हवाओं के प्रभाव से तापमान क्या हो जाता है? तापमान यहाँ पर निम्न पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तापमान यहाँ पर निम्न पाया जाता है। जैसे यदि हम पूरब की ओर आगे बढ़ते हैं, कहाँ आगे बढ़ते हैं? जैसे हम पूरब की ओर आगे बढ़ते हैं, तो हम पूरब की ओर जब आगे बढ़ते हैं तो पूरब की ओर आगे बढ़ने के कारण से यानी आंतरिकता का प्रभाव होता है ना, वह आंतरिकता का प्रभाव पाया जाता है। और आंतरिकता का प्रभाव पाए जाने के कारण से हम बात करते हैं, हम मुख्य रूप से आपसे बात करते हैं, जैसे ही वहाँ पर आंतरिकता का प्रभाव पाया जाता है तो वहाँ पर यानी स्थलीय प्रभाव दिखाई देता है। और स्थलीय प्रभाव दिखाई देने के कारण से क्या होता है कि वहाँ की जो जलवायु होती है, वहाँ की जलवायु पर इस प्रकार का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। क्योंकि वहाँ पर यानी जो समुद्रीय प्रभाव होता है, वो समुद्रीय प्रभाव क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। हम शीत ऋतु के सेकंड बिंदु पर आते हैं। और यदि हम सेकंड बिंदु की यदि हम आपसे बात करते हैं, तो हम आपसे बात करते हैं वायु दाब की। किसकी बात करेंगे? हम आपसे बात करेंगे वायु दाब की, एयर प्रेशर की बात करेंगे। यदि हम आपसे एयर प्रेशर की बात करें कि कौन सी ऋतु में हवा कहाँ से कहाँ बह रही होती है, किस ओर से यानी देखिए, शीत ऋतु में ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि पूरब की ओर यूरोप में प्रवेश करती है। यानी जो शीत ऋतु होती है, उस शीत ऋतु में महाद्वीपीय जो ध्रुवीय वायु राशि है, यानी जो शीत ऋतु होती है ना, शीत ऋतु, मैं उस शीत ऋतु की यदि आपसे बात करूं तो शीत ऋतु में क्या होता है? देखिए, यानी जो शीत ऋतु होती है ना, अर्थात शीत ऋतु में मानी महाद्वीपीय, कौन सी? महाद्वीपीय ध्रुवीय, कौन सी? महाद्वीपीय ध्रुवीय क्या? वायु राशि। यानी शीत ऋतु में महाद्वीपीय कौन सी? ध्रुवीय जो वायु राशि होती है, यानी ये ध्रुवीय
यानी महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि पूरब की ओर, वायु राशि पूरब की ओर, पूरब की ओर, पूरब की ओर यूरोप में क्या करती है, यूरोप में प्रवेश करती है। क्या करती है? यूरोप में प्रवेश करती है। देखिए आप, यदि हम आपसे बात करते हैं कि शीत ऋतु में, कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में, शीत ऋतु में महाद्वीपीय, हम आपसे बात करें कौन सी वायु राशि की? महाद्वीपीय ध्रुवीय, ध्रुवीय वायु राशि पूरब की ओर यूरोप में, पूरब की ओर यूरोप में क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक है ना? क्या करती है? यानी शीत ऋतु में, कौन सी ऋतु में? हम आपसे बात करते हैं शीत ऋतु में। कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में, यानी ध्रुवीय वायु राशि पूरब की ओर कहाँ प्रवेश करती है? यानी यूरोप में क्या करती है? प्रवेश करती है। ये शीत और शुष्क वायु राशि होती है ना, इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति शीत और शुष्क होती है। कैसी होती है? इसकी प्रकृति शीत और शुष्क होती है। तो इसकी प्रकृति शीत और शुष्क होने के कारण से यह वायु राशि कहाँ पर छा जाती है? यह वायु राशि समस्त यूरोप पर छा जाती है। किस पर छा जाती है? यह वायु राशि समस्त यूरोप पर छा जाती है। कहाँ पर? समस्त यूरोप पर छा जाती है। और जो स्कैंडिनेविया वाला भाग है, देखिए इसके स्कैंडिनेविया पर उच्च वायुदाब क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? स्कैंडिनेविया पर कौन सा वायुदाब? स्कैंडिनेविया पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। अब देखिए, पूर्वी यूरोप तथा आल्प्स पर्वत के उच्च वायुदाब क्षेत्रों के परस्पर मिल जाने से पूर्वी यूरोप तथा, यानी एक तो पूर्वी यूरोप वाला भाग, एक तो पूर्वी यूरोप वाले भाग की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक तो पूर्वी यूरोप वाला भाग और इसी के साथ साथ जो आल्प्स पर्वत वाला भाग है, यानी वहाँ पर, यानी आपस में कौन सी, यानी वायुदाब आपस में क्या हो जाते हैं? यानी ये आपस में मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? एक तो पूर्वी यूरोप और एक जो आल्प्स पर्वत का उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? एक जो आल्प्स पर्वत है ना, एक तो पूर्वी यूरोप और एक आल्प्स पर्वत का मतलब जो, यानी यूरोप महाद्वीप का दक्षिण वाला भाग है। यानी इनके आपस में क्या हो जाने के कारण से, इनके आपस में मिल जाने के कारण से, यानी परस्पर मिल जाने के कारण से समस्त यूरोप पर क्या हो जाता है? समस्त यूरोप पर एक ठंड का वातावरण छा जाता है। किसका वातावरण छा जाता है? समस्त यूरोपीय महाद्वीप पर जब ठंड का वातावरण, शीतलता का वातावरण छा जाता है, तो शीतलता के वातावरण छा जाने के कारण से उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि है, यानी उष्णकटिबंधीय जो महासागरीय वायु राशि है ना, यानी ये तो महाद्वीपीय वायु राशि थी। अब हम बात करते हैं महासागरीय वायु राशि, यानी जो महाद्वीपीय यानी जो महासागरीय वायु राशि है ना, उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि के प्रभाव से पश्चिमी हवाएं अटलांटिक महासागर से, यानी जो पश्चिम की हवाएं है ना, पश्चिम से इधर वाले भाग से आने वाली हवाएं
पश्चिमी जो महासागरीय प्रभाव के कारण से, यानी पश्चिम से आने वाली हवाएं, महासागरीय हवाएं, अटलांटिक महासागर से आने वाली हवाएं यूरोप महाद्वीप में क्या कर जाती हैं, यूरोप महाद्वीप में प्रवेश कर जाती हैं। और उष्ण, और उनकी प्रकृति कैसी होती है, उन हवाओं की प्रकृति उष्ण और आर्द्र होती है। उष्ण और आर्द्र होने के कारण से यह हवाएं क्या करती हैं, यह हवाएं पर्याप्त मात्रा में वर्षा करती हैं। और इस समय भूमध्य सागरीय प्रदेश, यानी जो भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है ना, जो यानी भूमध्य सागर के आसपास का जो क्षेत्र है, वो पछवा हवाओं के प्रभाव में आ जाता है। कौन सी हवाओं के प्रभाव में आ जाता है, वह पछवा हवाओं के प्रभाव में वह क्षेत्र आ जाता है।